हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 12th की फिजिक्स की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। जो स्टार्ट होंगे पूरा प्रारंभ फर्स्ट एक्सरसाइज से चलेंगे हम, ठीक है ना। तो क्लास 12th का पहले हम विषय वस्तु पूरा डिटेल्स जान लेते हैं। एक्सरसाइज के अंदर इसमें क्या क्या आता है, पूरा कितने यूनिट हैं, कितने यूनिट के अंदर कितने एक्सरसाइज में डिस्ट्रीब्यूट है, पहले उसके बारे में पूरा डिटेल्स हम जानेंगे। उसके बाद फिर पढ़ने में बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो 12th में फिजिक्स 2 वॉल्यूम में है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 है, ठीक है ना। वॉल्यूम 1 में हम चलेंगे, वॉल्यूम 1 में हम चलेंगे। इसका फर्स्ट यूनिट है स्थिर वैद्युत की, स्थिर वैद्युतिकी। इसको अंग्रेजी में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसके अंतर्गत 2 एक्सरसाइज आते हैं। कितने एक्सरसाइज आ जाएंगे? 2। एक्सरसाइज 1 में आएंगे वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र आएंगे, अंग्रेजी में इसको पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएंगे। इसके बाद दूसरा चैप्टर इसके अंदर आएंगे स्थिर विद्युत विभव, स्थिर विद्युत विभव एवं संधारित्र। इलेक्ट्रोपोटेंशियल एंड कैपेसिटर आएगा। ये 2 एक्सरसाइज आते हैं। इस 2 एक्सरसाइज में हम पहला एक्सरसाइज में एंट्री करेंगे। एक्सरसाइज 1 में चलेंगे स्थिर वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। स्थिर नहीं, वैद्युत आवेश होगा। वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र आएंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इस चैप्टर को 3 भाग बांटा गया है, 3 भाग में, ठीक है ना। वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। दूसरा इसका हिस्सा हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र एवं विद्युत क्षेत्र रेखा, क्षेत्र रेखा। और तीसरा इसका हिस्सा आ जाएगा, अंग्रेजी में इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इसमें तीसरा हिस्सा आ जाएगा, इसका तीसरा हिस्सा आ जाएगा गॉस प्रमेय एवं उसका अनुप्रयोग आएगा। ये यूनिट अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
इतने इम्पॉर्टेंट है कि इस चैप्टर से 8 से 10 अंक एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। इस चैप्टर को यदि डिटेल्स पढ़ा जाए तो IIT, JEE मेन, एडवांस, नीट तक काम करेगा यदि हम इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे। और हमारा क्लास बिल्कुल ही डिटेल्स चलेगा, एक भी ऐसा लाइन नहीं होगा जो मैं गैप करूंगा, एक भी लाइन को गैप नहीं करेंगे हम, ठीक है। क्योंकि हमको क्या 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 सीखना है, डिटेल्स सीखना है ना, किसी भी चीज़ को डिटेल्स में जानना है। अब जब तक डिटेल्स नहीं पढ़ेंगे तब तक मज़ा नहीं आएगा। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कब हम सॉल्व कर सकते हैं, जब सिलेबस को पूर्ण रूप से तह तक हम जाएंगे। ऐसे देखते हैं आजकल के बच्चे पूरा ऑब्जेक्टिव का सेट इधर उधर मारता है, मारने से क्या फ़ायदा मिलेगा। अरे भाई आज याद करेगा कल भूल जाओगे, सीधा सवाल है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पूरा सिलेबस को पूरा डीप में लेके जाएंगे। जब डीप में लेके जाएंगे तो कभी हम भूल ही नहीं पाएंगे, ठीक है। इसलिए सिलेबस को पूरा डीपली लेके जाना चाहिए। तो ये हमारा हो गया वैद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत हम इस चैप्टर को 3 हिस्सा में डिवाइड किए हैं, बांटे हैं। पहला इसका टॉपिक आएगा वैद्युत आवेश, दूसरा हिस्सा इसका आएगा विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत बल रेखा हो जाएगा, और तीसरा हिस्सा इसका हो जाएगा गॉस प्रमेय एवं उसका अनुप्रयोग। ये तीनों अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अदर जगह देखते हैं आजकल के टीचर इस टॉपिक को पूरा लैप टाइट करके पल्ला झाड़ लेते हैं, लेकिन इसमें इतना चीज़ है जिसको कहा नहीं जा सकता। बहुत ही ज़्यादा इसमें कुछ एडवांस है, इतना एडवांस है कि उसको हम कह नहीं सकते हैं। इसके अलावा यह भी बहुत एडवांस है, गॉस प्रमेय एवं उसका अनुप्रयोग। तो ये तो भाई इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड में रहना ही है। इसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अधिक उठाते हैं, ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन होते हैं इसमें अधिक उठाएंगे। ये चैप्टर, ये टॉपिक है, इसमें विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत क्षेत्र रेखा जो है, इस चैप्टर से 2 अंक स्तरीय क्वेश्चन और 1 अंक स्तरीय दोनों उठाता है। इसमें से ऑब्जेक्टिव अधिक उठाएगा, ऑब्जेक्टिव अधिक उठाएगा, ठीक है ना। इसमें से ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों उठाएंगे। ये टॉपिक जो है गॉस प्रमेय एवं उसका अनुप्रयोग, इसमें से ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, ठीक है ना, मतलब कुल मिल के 1 अंक स्तरीय है। इसलिए इस चीज़ को हम डीपली पढ़ते हैं। देखते हैं ढेर सारे इंस्टीट्यूट में चलता है क्या कि मतलब ये पहला यूनिट को छोड़ता है सीधा, मतलब वॉल्यूम 1 फिजिक्स को छोड़ता है, वॉल्यूम 2 फिजिक्स में सीधे लेके चल जाता है। तो भाई वॉल्यूम 1 फिजिक्स चलेगा, वॉल्यूम 2 विद्वान बुक को लिखा हुआ है, क्यों पहले शुरुआत में क्यों लिखता है, इसीलिए लिखते हैं ताकि ये चीज़ आगे क्या होगा, यूज आएगा। इसलिए हमें फर्स्ट यूनिट से चलना चाहिए, ना कि लाइट अर्थात वॉल्यूम 2 से हमको चलना चाहिए, ठीक है ना। टीचर अपने सहूलियत के हिसाब से चल लेते हैं, लेकिन बच्चे को हिसाब किताब नहीं रख पाते हैं, भाई क्या सीख रहा है नहीं सीख रहा है। लेकिन हम टू द पॉइंट, टू द लाइन हमको सीखना है, ठीक है ना। तो फिर हम अब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के अंदर, अब हम चलते हैं। तो इंट्रोडक्शन फर्स्ट एक्सरसाइज का हो गया है। अब हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर जाके देखते हैं भाई क्या है, जानते हैं। सबसे पहले क्यों ना मैं जान लूँ कि स्थिर वैद्युतिकी होता क्या है। नहीं, स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है, अंग्रेजी में इसको क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्थिर वैद्युतिकी, इस वर्ड में ही इसकी परिभाषा और अर्थ छुपा हुआ है, ठीक है ना, इसके वर्ड में ही छुपा हुआ है, ठीक है ना। सिर्फ अपनी दिमाग की पावर से इसको खोजना है, नहीं। कुल मिल को इसको हम बोल सकते हैं स्थिर आवेश। क्या बोल सकते हैं, स्थिर आवेश, या हम बोल सकते हैं विराम अवस्था का आवेश, विराम अवस्था का आवेश। अब इसको साफ साफ हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। भौतिकी का वह शाखा, वह भाग ही लिखते हैं, वह भाग जिसमें
स्थिर आवेश या विरामा अवस्था के आवेश के बारे में क्रमबद्ध गहराई से अध्ययन करते हैं, उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। इसके कुछ हमारे भौतिक जीवन में, हमारे वातावरण में इससे संबंधित कुछ घटना घटता है। इससे संबंधित अर्थात स्थिर वैद्युतिकी से संबंधित, स्थिर आवेश से संबंधित हमारे प्रकृति में प्राकृतिक रूप से कुछ घटना घटता है। जैसे आसमान में बिजली का चमकना, बादल का गरजना, शुष्क मौसम में शरीर से वस्त्र उतारते समय चिट की आवाज आना, etc। ये हमारे भौतिक परिघटना है जो प्रकृति में प्राकृतिक रूप से घटते हैं। ठीक है ना। पूछेगा स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत कुछ उदाहरण दें, तो आसमान में बिजली का चमकना, बादल का गरजना, शुष्क मौसम में शरीर से वस्त्र उतारते समय चिट की आवाज़ आना, ये सब क्या है? स्थिर वैद्युतिकी के कारण आता है। और उदाहरण हम दे सकते हैं, जैसे शरीर, ये बाल में कंघी जब मारते हैं ना, बाल में कंघी जब मारेंगे तो क्या होगा? वो बाल की तरफ क्या होता है? ये बाल कंघी की तरफ क्या होने लगता है? आकर्षित होने लगता है। यह भी क्या? स्थिर वैद्युतिकी का ही उदाहरण आता है, अर्थात इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एग्जाम्पल्स आते हैं। ठीक है ना। ढेर सारे इसके उदाहरण हो सकते हैं। नहीं, चेयर पर हम लोग बैठते हैं तो चेयर पर क्या होता है? चेयर पर जैसे बैठेंगे तो ये हाथ पैर का इधर उधर का जो बाल है उसके अंदर क्या होने लगता है? आकर्षित होने लगता है। क्यों? ये स्थिर क्या उसमें कोई भाई करंट दे रहा है, कोई आवेश दे रहा है? नहीं। वहाँ स्थिर वैद्युतिकी से वहाँ से क्या है? ऑटोमेटिक आवेश क्या होते हैं? आते हैं। आसमान में क्या कोई जनरेटर चलाता है? ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है ना। वो स्थिर वैद्युतिकी के कमाल है। वहाँ पर स्थिर आवेश है, स्थिर आवेश से ही ये सब उत्पन्न होते हैं। ठीक है ना। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जवाब हो जाएगा ना। कहेगा आसमान में बिजली का चमकना किसके अंतर्गत आएगा? स्थिर वैद्युतिकी या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत आएगा। या फिर कहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से संबंधित इनमें से उदाहरण है। तो आसमान में बिजली का चमकना, बादल का गरजना, शुष्क मौसम में शरीर से वस्त्र उतारते समय चिट की आवाज़ आना, बाल में कंघी मारने क्रम में कंघी की तरफ बाल का आकर्षित होना, ये सब क्या है? कंडीशन। ये सब के सब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ये उदाहरण हो जाते हैं। अब हम फुल एंड फाइनल एंट्री मारेंगे, वैद्युत आवेश के बारे में चलेंगे। वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज, इसका तो परिभाषा भाई ढेर है, बहुत प्रकार से। लेकिन मूल परिभाषा हम आएंगे, मूल परिभाषा का कुछ और आएगा कंडीशन। पहले हम जान लेते हैं इसका पूरा एकदम जो होता है रियल रूप से इसका डिफिनीशन। वैद्युत आवेश, इसका संबंध दो चीज से है। नहीं, विद्युत क्षेत्र से और चुंबकीय क्षेत्र से है। ठीक है ना। किससे है? विद्युत क्षेत्र से और चुंबकीय क्षेत्र से। नहीं, कुल मिलके विद्युत और चुंबक से संबंध ये रखता है आवेश। ठीक है ना। कुल मिलके हम साफ साफ लिख सकते हैं, वह गुण
अर्थात किसी वस्तु का वह गुण जो किसी वस्तु में विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने का गुण रखता है और उसके प्रभाव को उत्पन्न करता है। ठीक है ना। इसका क्या होगा डिफिनीशन? किसी वस्तु का वह गुण या जिसकी सहायता से विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है या उत्पन्न किया जा सकता है और उसके प्रभाव को क्या करता है, जो दर्शाता है, वही क्या हो जाएगा, वैद्युत आवेश होता है। ठीक है ना। ये इसका डिफिनीशन है रियल रूप से। और इसका दूसरा भी डिफिनीशन हो सकता है। इसका दूसरा डिफिनीशन क्या है, फाइनल। इसका पूरा एकदम एप्लीकेशन टाइप माने अनुप्रयोग, प्रायोगिक रूप से इसका हम डिफिनीशन भी कर सकते हैं। अब प्रायोगिक रूप से इसका डिफिनीशन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता ही आवेश कहलाता है। किसी वस्तु पर, किसी पदार्थ पर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी या अधिकता होगी तो समझ जाना वहाँ पर आवेश उत्पन्न हो रहा है। तो इसको हम प्रयोग के रूप से डिफिनीशन दे सकते हैं, प्रयोग के रूप से भी परिभाषा कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता ही आवेश कहलाते हैं। इस प्रकार से आवेश दो कंडीशन में आ जाएंगे, आवेश के दो प्रकार आ जाएंगे। एक हो जाएगा धनात्मक, एक हो जाएगा ऋणात्मक, अर्थात धन आवेश और ऋण आवेश। नहीं, धन आवेश क्या, जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होगा वहाँ क्या हो जाएगा, धन आवेश। जहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगा वहाँ पर क्या हो जाएगा, ऋण आवेश हो जाएगा। तो हम एक प्रयोग द्वारा हम इसको समझते हैं, इसको हम बेहतर रूप से समझते हैं। ऐसे इसको हम परिभाषा लिख देते हैं। किसी वस्तु का वह गुण जिसकी सहायता से विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है तथा उसके प्रभाव को दर्शाते हैं, उसे ही क्या कहेंगे, उसे वैद्युत आवेश कहते हैं। ये आवेश का ये परफेक्ट यही परिभाषा है, मेन परिभाषा यही है। विभिन्न प्रकार से इसकी परिभाषा दिया जा सकता है। फिर से एक बार जान लेते, किसी वस्तु का वह गुण जिसकी सहायता से विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है तथा उसके प्रभाव को दर्शाते हैं, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, वैद्युत आवेश। क्या बोलेंगे, वैद्युत आवेश। इसकी परिभाषा और हम विशेष तरीके से जानेंगे आगे चलकर। अब हम लोग ये जानते हैं भाई, आवेश की संकल्पना, आवेश की संकल्पना मतलब आवेश किस प्रकार से उत्पन्न होती है, कैसे उत्पत्ति होती है आवेश की, किस एंगल से आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है। कुल मिल कितना ही जानना है कि आवेश उत्पन्न कैसे होते हैं। और इसको हम टॉपिक बनाएंगे आवेश की संकल्पना। क्या बनाएंगे टॉपिक, आवेश की संकल्पना। ये कंप्लीट है। आवेश की संकल्पना में आगे बढ़ेंगे। अब हमारा टॉपिक होगा आवेश की संकल्पना। आवेश की संकल्पना क्या होती है, मतलब कुल मिलके हम यहाँ पर ये जानेंगे कि आवेश की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, आवेश कैसे उत्पन्न होता है। चलो एक क्या करता हूं, मैं इस समीकरण बना रहा हूं। सोडियम का एक परमाणु लिया गया है, ठीक है। सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, त्याग करता है। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, त्याग करता है। तो सोडियम है, सोडियम यहां से पूरा हम सेटिंग लेके चलते हैं। Na
Na+Cl समीकरण ले रहे हैं तो क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। अब NaCl है, अब इसको तोड़ना है, NaCl को तोड़ेंगे क्या हो जाएगा, NaCl को तोड़ेंगे तो Na अलग हो जाएगा प्लस में अलग और Cl अलग हो जाएगा माइनस में, ठीक है ना। जिस समय NaCl का निर्माण हुआ था उस समय क्या किया था, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया था, त्याग किया था और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया था, जिसके कारण ये मिल के बना NaCl, ठीक है। जब तक किसी यौगिक या कोई भी अणु या कोई भी यौगिक जब बनेंगे तो वहाँ पर ये चीज़ देखना है कि एक तत्व इलेक्ट्रॉन को त्याग करेंगे, दूसरा इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे, तभी जाके कोई दूसरा यौगिक बन सकता है या फिर कोई आयनिक यौगिक बन सकता है। ये आयनिक यौगिक में ही सिर्फ कंडीशन आएंगे, आयनिक यौगिक में ही इलेक्ट्रॉन को त्याग ग्रहण चलते हैं। आयनिक यौगिक NaCl एक प्रकार का आयनिक यौगिक है, आयनिक ये पदार्थ है। आयनिक पदार्थ के निर्माण में क्या होता है, तत्व इलेक्ट्रॉन एक त्याग करते हैं, दूसरा क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, जिसके कारण आयनिक यौगिक बनता है। अर्थात NaCl के निर्माण में सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। अब यहाँ से हम जानकारी लेते हैं कि भाई ये सोडियम का पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। इसका परमाणु संख्या 11 होती है, मतलब 11। कॉन्फ़िगरेशन करो 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है ना। ये पहला कक्षा हुआ, दूसरा कक्षा हुआ, ये तीसरा कक्षा हुआ। इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। ये एक इलेक्ट्रॉन, ये s में रहने की क्षमता क्या होती है, s रहने की क्षमता होती है 2। अभी कितना है प्रेजेंटेशन इसकी, 1। कोई भी तत्व अपनी कक्षा को बरकरार रखने के लिए, अपनी कक्षा को कायम रखने के लिए इलेक्ट्रॉन को या तो त्याग करते हैं या तो ग्रहण करते हैं, अपनी कक्षा को सुरक्षित रखने के लिए। तो ये सोडियम अपनी कक्षा को बरकरार किस प्रकार रख सकता है, ये इलेक्ट्रॉन त्याग ग्रहण करके वो अपनी स्थिति पर देख लेगा और वह इलेक्ट्रॉन की संख्या डिपेंड करता है। जैसे अब s में रहने की क्षमता कितना है, s में रहने की क्षमता 2 है, अभी इसमें है प्रेजेंट कितना, 1 है। इसके कक्षा को बरकरार रखने के लिए क्या, इसको कक्षा को बरकरार रखने के लिए अब इस कक्षा, इसको पूरा यदि हम कर रहे हैं, इसका कक्षा तो इसमें 3p लगाना पड़ेगा, नहीं, अब 3p लगाना पड़ेगा इसको कक्षा पूरा करने के लिए। अब इसमें कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, नहीं, अब पहले से ऑलरेडी 1 है, कितना चाहिए, 7 चाहिए। 7 इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा तब जाके इसका कक्षा बनेगा। इसको बहुत भारी समस्या है, ठीक है। इसकी अपनी कक्षा को नहीं अपने बरकरार रखने के लिए या बनाने के लिए बहुत समस्या है, इसलिए ये पसंद करेगा क्या चीज़, इलेक्ट्रॉन को त्यागना ही पसंद करेगा। कोई पूछ दे कि भाई सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को त्याग ही क्यों करेगा, तो सीधे वे बताएंगे, इसका सीधा जवाब हो जाएगा कि कोई भी तत्व के परमाणु अपनी कक्षा को सुरक्षित रखने के लिए इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं या ग्रहण करते हैं और उसके बाह्यतम कक्षा की स्थिति पर हम निर्धारित करते हैं। जैसे सोडियम का बाह्यतम कक्षा क्या चल रहा है, बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन, ये बाह्यतम कक्षा का जो ये सेल जो है उपसेल, ये 3s है और इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन रह रहा है। यदि इसको कक्षा को बनाएंगे तो 3p हम उपसेल को लाएंगे, 3c उपसेल आएंगे और 3c उपसेल आएंगे, ये 3p उपसेल आएंगे, 3p उपसेल आएंगे तो p में रहने की क्षमता होता है 6 और ऑलरेडी पहले से इसमें है कितना, s में 1 है, तो 7 इलेक्ट्रॉन मिलेगा तब 3s और 3p कंप्लीट बनेगा। नहीं तो इसको भारी समस्या है, ये कहेगा नहीं भाई हमको इतना ही स्टार्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना के ये पूरा मोल टेंशन लेगा, हम एक इलेक्ट्रॉन को त्यागे कर देते हैं, हटाओ, हमको इतना ही कक्षा हमको चाहिए, हमको इतना ही कक्षा चाहिए। इस अवस्था में ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, त्याग कर देगा। इलेक्ट्रॉन सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगा। तो अभी सोडियम इसके पास ऑलरेडी पहले से कितना, किसी भी तत्व में जितना इलेक्ट्रॉन रहता है उतना प्रोटॉन रहता है, तो सोडियम के पास ऑलरेडी अभी क्या है, अभी 11 इलेक्ट्रॉन
और 11 क्या है, प्रोटॉन है। अभी दोनों कंप्लीटली है। नहीं, अब यहाँ देखना है, ये अपनी कक्षा को बरकरार रखने के लिए क्या किया है, ये एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर चुका है। एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया है, त्याग कर दिया। त्याग करते ही क्या होता है, इसमें प्रोटॉन तो भाई क्या है, प्रोटॉन की संख्या अभी फिलहाल 11 है, और इसमें इलेक्ट्रॉन संख्या क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन संख्या ये घट रहा है। सिंपल बात है, सिंपल बात है। अभी ऑलरेडी इसमें क्या है, अभी इसके पास क्या चल रहा है, अभी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8, इसमें 1, 2 8 1। अब ये त्याग कर देगा एक इलेक्ट्रॉन, तो त्याग कर देगा, इसके पास क्या बच जाएगा, 2 8। नहीं, लेकिन इसमें अभी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन भी 11 है, प्रोटॉन भी क्या है, अभी 11 है। इसमें अब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 10 और प्रोटॉन हो जाएगा 11। अब हम ये जानते हैं, पहले से हम जान चुके, इलेक्ट्रॉन पर होता है ऋण आवेश। इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर होता है ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर क्या होगा, ऋण आवेश होता है। प्रोटॉन पर क्या होता है, प्रोटॉन पर होता है धनावेश होता है। मतलब प्रोटॉन पर होता है धनावेश और इलेक्ट्रॉन पर होता है ऋणावेश। तो जिसकी संख्या ज़्यादा होगी, जिसकी संख्या कम होगी, वही वहाँ पर आवेश की उत्पत्ति करता है। सिंपल बात है। अब ये सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को भाई त्याग कर लिया तो प्रोटॉन संख्या यहाँ पर क्या हो रही है, बढ़ रही है। नहीं, अब इलेक्ट्रॉन संख्या 10, प्रोटॉन संख्या 11, एक प्रोटॉन संख्या बढ़ रहा, प्रोटॉन पर आवेश होता है धन, इसीलिए यहाँ पर क्या लगाएंगे हम, पॉजिटिव लगा दिए। ठीक है ना, क्या लगा देंगे, पॉजिटिव लगा देंगे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। अभी ये ऑलरेडी इसमें 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन है। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दिया तो क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया, जिसमें इलेक्ट्रॉन संख्या 10, प्रोटॉन संख्या कितना, 11 हुआ। अब यहाँ पर ये क्या है, ये क्या दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है कि भाई हम क्या हैं, धनावेश हैं। नहीं, अब साफ साफ यहाँ पर अब डिफिनेशन किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉन की कमी या हानि धनावेश कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे, यहाँ पर धनावेश उत्पन्न हुआ और धनावेश कहलाएगा। तो मैंने स्टार्ट में बोल दिया था क्या चीज़, मैंने स्टार्ट में ये बताया था, इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता ही आवेश होता है। नहीं, यहाँ पर अभी क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को त्याग किया, इलेक्ट्रॉन की त्याग किया, इलेक्ट्रॉन की हानि हुई या कमी हुई। अरे त्याग करेगा तो हानि होगा या तो कमी होगा, बात तो ही हुआ ना। इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता क्या हुआ, धनावेश हुआ। नहीं, क्योंकि यहाँ प्रोटॉन संख्या बढ़ रहा है, प्रोटॉन संख्या बढ़ेगा तो धनावेश उत्पन्न होगा। सीधा 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 सवाल है। नहीं, अब इसका दूसरा कंडीशन ये है, ये त्याग किया तो ग्रहण करने वाला जरूर कोई न कोई होगा। नहीं, अब त्याग कर दिया तो थोड़ी यहाँ पर रहेगा, ये किसी के यहाँ चला जाएगा या इसे कोई क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। ग्रहण करने के लिए ऑलरेडी पहले से क्लोरीन तैयार है क्लोरीन पहले से क्या है, तैयार है। चलो इसको यहाँ पर ले जाते हैं। नहीं, क्लोरीन है, क्लोरीन कॉन्फ़िगरेशन करो। पहले क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमको पहले इसके परमाणु संख्या के बारे में जानना पड़ेगा। इसकी परमाणु संख्या होते हैं कितने, 17। परमाणु संख्या ये बता रहा है, किसी भी तत्व में प्रोटॉन की संख्या ही परमाणु संख्या बताता है। ठीक है, किसी भी तत्व में प्रोटॉन की संख्या ही क्या कहलाएगा, परमाणु संख्या। जिस तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉन ये प्रोटॉन संख्या जितना होता है उतना ही होता है क्या, उसमें इलेक्ट्रॉन संख्या। अर्थात क्लोरीन में प्रोटॉन की संख्या 17 और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, 17 ही होता है। और इसको हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, क्या हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा, नहीं, इसमें 2, इसमें 8, इसमें 7। अब इसके बाह्यतम कक्षा ये रहा। नहीं, अब क्लोरीन अपनी कक्षा को बरकरार रखने के लिए क्या करेगा, कक्षा हटाएगा या फिर बाहर से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके कक्षा को बचाएगा। नहीं, अब ये हमको आप बता दीजिए, आपकी यदि उंगली में यहाँ घाव हो जाएगा तो छोटी सी घाव है, इसको हम उपचार करा लेंगे, हम थोड़ा कुछ पैसा खर्चा करके
तो हमारा बिल्कुल ठीक है। नहीं, यदि घाव छूट नहीं रहा, ये पूरा समस्या बढ़ता जा रहा, तब क्या करेंगे? तब तो फिर डॉक्टर सलाह दे डालेगा तुरंत, भाई यहाँ साथी काट घटाओ। ऐसा सोडियम में हुआ नहीं, कहावत का था, अच्छा नाग मुर्गी अनवा नाग मसाला वाला हाल इसको था। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को ये इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसके बाद इलेक्ट्रॉन। अब इसमें 3 कक्षा को बरकरार रखने के लिए, 3s 3p कक्षा को बरकरार रखने के लिए इसको 7 इलेक्ट्रॉन बाहर से चाहिए। तब इसको बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ रहा था, ज़्यादा महंगा पड़ रहा था, इसलिए भाई क्या कर लिया, कहा नहीं हमको भाई ग्रहण नहीं करना है, तुम ले ही जाओ, एक इलेक्ट्रॉन निकल ही जाओ, हमको वही बेहतर है। तुम नहीं रहेगा तो फिर हमको कोई दिक्कत नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन तुम निकल के इतना बोल टेंशन लेने वाला है नहीं। लेकिन क्लोरीन तो भाई ऐसा करने के लिए तैयार नहीं है। क्लोरीन के एक्सटर्नल ऑर्बिट, इसकी कक्षा पूरा होने में एक इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ रहा है। ये अपने पूरा सिस्टम को बरकरार रखने के लिए, मतलब कक्षा को, बाह्यतम कक्षा को बरकरार रखने के लिए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा या त्याग करेगा? तो कौन चीज पसंद करेगा? कौन चीज पसंद करेगा? ये पसंद करेगा ग्रहण करना। कहेगा त्याग करना क्यों नहीं पसंद करेगा? तो त्याग करना पसंद इसीलिए नहीं करेगा क्योंकि इसमें जो कंडीशन आते हैं, इसमें कंडीशन ये आ जाएगा, यदि एक इलेक्ट्रॉन इसमें यदि इसको ग्रहण कर लेता, इसका कक्षा पूरा अच्छा से भी हो जाएगा। नहीं, ये त्याग करेगा तो यहाँ से पूरा त्याग करना पड़ेगा, 7 इलेक्ट्रॉन को ये त्याग करेगा। नहीं, ऐसा संभव नहीं है। नहीं, यदि हमको 99 रुपया है, 99 रुपया है, और 99 रुपया है तो 100 पुराने में क्या करेंगे? किसी से 1 रुपया हम ले ही लेंगे कि ना कि 9 रुपया किसी को दे देंगे? नहीं, के देने के लिए तैयार है? संभव ही नहीं है। तो कोई नहीं ऐसा बात पसंद करेगा, कहेगा कि नहीं हमको पूरा 100 पूरना है, 99 है, हम 1 लेंगे, 100 हमारा पूर जाएगा। नहीं, कहेगा अरे 9 दे दो, 90 बचेगा। ना हमको 100 पुराना है, हैवी, पूरा स्टेटमेंट हैवी रहेगा हमारा। ये कक्षा को बरकरार रखने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ये ग्रहण करेगा। इस अवस्था में क्लोरीन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। अभी क्लोरीन के पास कितना इलेक्ट्रॉन, कितना प्रोटॉन? 17 इलेक्ट्रॉन और 17 क्या है? प्रोटॉन है। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा? ग्रहण। इलेक्ट्रॉन क्या हो गया अब इसमें? 18। क्या हो गया? नहीं, 18। अब इसमें देखना है, इसमें कंडीशन अब देखना है। अब ये 18 हो गया, सॉरी 17 नहीं होगा तो हाँ। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, ये बाहर से लाया है, बाहर से लाया तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें किसकी अधिकता हो रही है? किसकी अधिकता हो रही है? इलेक्ट्रॉन पर कौन आवेश रहता है? ऋण आवेश रहता है, इसलिए यहाँ पर क्या लगा देंगे? एगो रहेगा इस पर माइनस, तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। 2 रहेगा तो 2 ग्रहण किया है। 3 रहेगा तो नहीं, लेकिन क्लोरीन अपनी अष्टक पूरा करने के लिए सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को बाहर से ग्रहण करता है, इसीलिए इस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 हुआ, इस पर प्रोटॉन की संख्या क्या है? 17 ही है। इलेक्ट्रॉन संख्या यहाँ पर क्या हो रही है? अधिकता। यहाँ पर लिखेंगे नहीं, अभी यहाँ 17 इस तरह रखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इलेक्ट्रॉन अब कितना हो चुका है? यहाँ पर 18, प्रोटॉन क्या है? 17। अधिकता किसकी है? इलेक्ट्रॉन की। नहीं, दर्शा देते हैं थोड़ा हेवी तरीके से, हेवी तरीके से दर्शा देते हैं। नहीं, हेवी तरीके से दर्शा देते हैं। क्लोरीन अभी कितना इस पर है? 2, 8 और कितना? 7। नहीं, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया है? ग्रहण यदि करेगा तब क्या हो जाएगा? 2, 8, 8। नहीं होगा ना? यहाँ पर ऐसे लिख भी देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं ई बराबर कितना? ई बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पर? 17 और पी बराबर क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। अब ग्रहण ये ग्रहण कर चुका, क्या बन जाएगा? अब ई बराबर यहाँ हो जाएगा 18 और पी बराबर 17। किसकी अधिकता है यहाँ पर? इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रही है। तो यहाँ साफ साफ ये माइनस क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है यहाँ इलेक्ट्रॉन की हो रही है अधिकता। इलेक्ट्रॉन की अधिकता।
इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रही है, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता ही क्या कहलाएगा? ऋण आवेश। नहीं, इलेक्ट्रॉन की अधिकता ही ऋण आवेश कहलाते हैं। अब बात फाइनल आ रहा है, कंप्लीटली आवेश की डिफिनीशन। कंप्लीट आवेश की परिभाषा, कंप्लीट ये होगा, कंप्लीट आवेश की परिभाषा हमारे प्रयोग के आधार पर होगा। क्या चीज? नहीं, परिभाषा क्या हो जाएगा? परिभाषा क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता, इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता आवेश कहलाते हैं। बताओ कितना आसान हो गया। नहीं, इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता आवेश कहलाते हैं। कितना नॉर्मल। इससे पहले मैं लिखा था थोड़ा हाई क्वालिटी का, हाई स्टैंडर्ड में वो दर्शाता, लेकिन ये लॉजिकल रूप से, ये बिल्कुल ये समीकरण से आ रहा है, किस प्रकार से आवेश उत्पन्न होता है, किस प्रकार से आवेश कितने प्रकार के निकलते हैं, धनावेश ऋणावेश होते हैं, किस कंडीशन में आता है, इलेक्ट्रॉन कमी होता है कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता होता है, कौन त्याग कर रहा है, कौन ग्रहण कर रहा है, उसको मद्देनजर रखते हुए अब यहाँ आवेश की कंप्लीट परिभाषा हुआ। अब इस प्रकार से अब इसमें क्वेश्चन ढेर सारे बन सकते हैं, इससे ढेर सारे क्वेश्चन बन सकता है। कह देगा कि इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है, पूछ देगा क्वेश्चन इस प्रकार से, कहेगा कि आवेश की उत्पत्ति में या आवेश के उत्पन्न होने में इलेक्ट्रॉन ही क्यों उत्तरदायी होती है? नहीं, इलेक्ट्रॉन ही आवेश के उत्पन्न होने में क्यों उत्तरदायी होता है? नहीं, दूसरा क्वेश्चन बना देगा, प्रोटॉन आवेश के उत्पन्न होने में क्यों नहीं उत्तरदायी होता है? कंडीशन बन रहा है कि नहीं? नहीं, क्वेश्चन बन रहा है। इस प्रकार से साफ साफ यहाँ हम लिख सकते हैं क्या चीज? इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता आवेश कहलाती है। अब साफ साफ लिख सकते हैं, जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वहाँ क्या उत्पन्न होगी? धनावेश उत्पन्न होगी। जहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी वहाँ ऋणावेश उत्पन्न होगी। यहाँ लिख देते हैं, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की कमी धनावेश तथा इलेक्ट्रॉन की अधिकता ऋणावेश होती है। वीडियो रोक लो।